वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम ब्रेन एस्पायर। और पिछले क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि अनसस्टेनेबल यूज़ के एग्जांपल्स। तो पहला जो एग्जांपल है वह ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर की। तुम अगर ज़्यादा यूज़ करोगे ग्राउंड वाटर को तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, स्कार्सिटी होगा ग्राउंड वाटर का। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ काटना। तो एक्सेसिव पेड़ काटना, डिफॉरेस्टेशन भी अनसस्टेनेबल है, क्योंकि इन फ्यूचर the generations won't get forest wood and other forest products if we indulge in deforestation. एंड ओवर फिशिंग, मतलब फ़िश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में। मतलब फ़िश इज़ सी फूड बहुत लोग खाते हैं, मगर अगर ओवर फिशिंग किया जाएगा तो फ़िश पॉपुलेशन एक टाइम पे इतना कम हो जाएगा कि फ़िश नहीं मिलेगा और मार्केट में या फिर लोगों को खाने के लिए कुछ मतलब फ़िश सी फूड का कॉन्सेप्ट ही चला जाएगा अगर इतना ज़्यादा ओवर फिशिंग होता रहा तो इसीलिए ओवर फिशिंग भी एक अनसस्टेनेबल यूज़ के एग्जांपल है। नेक्स्ट है रीन्यूएबल वर्सेस नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू होते रहते हैं, जो जिनका कोई ख़त्म नहीं है। जैसे समझो सोलर, विंड, वाटर। समझो सोलर एनर्जी कहाँ से मिलते हैं, मतलब सन से। तो सन रे से हमें सोलर एनर्जी मिलता है ना। अब सन जितना दिन हम लोग ज़िंदा है उतना दिन सन भी है। मतलब अगर सन ख़त्म हो गया तो हमारा प्लानट भी ख़त्म हो जाएगा, पूरा हमारा सोलर सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि सोलर एनर्जी इज़ अनलिमिटेड, इट्स रिन्यूएबल। मतलब जितना दिन सोलर एनर्जी है उतना दिन हम भी हैं, तो सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरे विंड एनर्जी। विंड जितना दिन प्लैनेट है उतना दिन हवा बहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी हवा से बना पाएंगे, तो वो भी विंड एनर्जी अनलिमिटेड है। वाटर भी रिन्यूएबल है, कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर हमेशा रिप्लेनिश होता रहता है, मगर एक्सेसिव वाटर यूज़ की वजह से वाटर स्कार्सिटी होता है, ठीक है, मगर फिर भी वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स का अंदर आता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको बनने में मिलियंस, करोड़ों साल लगते हैं। जैसे कोल, ऑयल, मिनरल्स। कोल कैसे बनता है पता है? मतलब जो पेड़ वगैरह होता है ना, पेड़ वगैरह अगर तुम मतलब काट दो, एक बहुत बड़ा पेड़ काट दो और उसे मिट्टी के अंदर तुम दफना दो, तो बहुत लाखों करोड़ों साल बाद जाके ना वो पेड़ जो है वो पेड़ कन्वर्ट हो जाएगा कोल में, ठीक है। तो कोयला या कोल ऐसे ही बनता है, ठीक है। ऑयल, जो पेट्रोलियम ऑयल बनता है वो भी हम लोगों को जो मिलता है वो भी बहुत सालों बाद ही पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल तैयार होता है। वो भी तैयार होने में बहुत सालों साल लगता है, ठीक है। तो वो भी इसलिए नॉन रिन्यूएबल नहीं है। मिनरल्स, वो भी सालों साल लगता है, और मिनरल्स तो वैसे भी मतलब लिमिटेड अमाउंट में ही है। मतलब पूरे दुनिया में जितना आयरन है उतना आयरन है। मतलब आयरन, पता है आयरन का इंटरेस्टिंग चीज़ है, आयरन जो है ना, आयरन नेचुरली फॉर्म नहीं होता, ठीक है। आयरन अर्थ में फॉर्म, अच्छा सॉरी, नॉट फॉर्म्ड इन अर्थ, ठीक है। ये अर्थ में ऐसे ही बनता नहीं है, तो ये आया कहाँ से हमारे पास? आयरन जो है ना वो एक ऐसा मिनरल है जो सिर्फ और सिर्फ बनता है जब कोई तारा, मतलब स्टार जब कोई स्टार मरता है ना, जब किसी स्टार का डेथ होता है ना, स्टार का डेथ जब होता है तब आयरन बनता है। तो जब हमारा यूनिवर्स तैयार हुआ, जब हमारा बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बना था और हमारा सोलर सिस्टम अर्थ बना था, तब किसी ना किसी डाइंग स्टार से, स्टार डस्ट जो था, उस स्टार डस्ट से हमारे अर्थ के अंदर, अर्थ के मिट्टी के अंदर को वो आयरन आ गया था। किसी ना किसी डाइंग स्टार से वो आयरन हमारे अर्थ के अंदर आ गया था, स्टार डस्ट से। और वही आयरन हमें मिलता है, वही आयरन, दैट इज़ द आयरन दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू योर वेन्स राइट नाउ, राइट। विदाउट आयरन you will not survive, you will have anemia without iron. So the iron flowing through your veins right now that you can see, that is from stardust.
So in a way you all are a part of the universe, like the stars. ओके, सो आयरन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये आयरन जो है ये लिमिटेड है, ये ख़त्म हो जाएगा. अगर एक टाइम पे जाकर आयरन ख़त्म होगा ही होगा. वैसे समझो डिफरेंट मिनरल्स है जो एक ना एक टाइम पे जाके ख़त्म हो ही जाएगा. तो इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोले जाते हैं. अच्छा, आई होप क्लियर. तो अब से तुम लोग बोल सकते हो कि यू आर फॉर्म्ड आउट ऑफ स्टार डस्ट, बिकॉज यू आर इन अ वे. ग्राउंड वाटर क्राइसिस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ग्राउंड वाटर क्राइसिस हमें पंजाब और राजस्थान में देखने को मिलता है ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से. ये देखो, पंजाब में क्या होता है ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सारा ना ग्राउंड वाटर यहाँ से लोग निकालते हैं. तो इसके वजह से पंजाब में हम देख पाते हैं ग्राउंड वाटर क्राइसिस. और राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में तो बहुत ही क्राइसिस होता है वाटर का. तो इसीलिए ना, मतलब कहीं किसी रीजन में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे बहुत पानी निकाला जाता है. वैसे भी वहाँ पे लो रेनफॉल की वजह से मेनली हम वाटर स्कार्सिटी देख पाते हैं राजस्थान. अच्छा, और ओवर एक्सट्रैक्शन इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न ऑफ राजस्थान. मैं लिखना भूल गया ऑब्वियसली, क्योंकि जहाँ जहाँ पे होता है एग्रीकल्चर वहाँ के लिए बहुत पानी इस्तेमाल होता है राजस्थान में ड्यू टू द हॉट वेदर. बहुत पानी लगता है. ठीक है. फ्यूचर एग्रीकल्चर एट रिस्क. क्यों फ्यूचर एग्रीकल्चर एट रिस्क है? क्योंकि इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे अभी, तो ये जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस हो रहा है इसके वजह से इन फ्यूचर जो जनरेशन्स आएंगे वो फ्यूचर जनरेशन्स एग्रीकल्चर को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रॉपर ग्राउंड वाटर सोर्सेज बचेगा ही नहीं. तो कैसे करेंगे एग्रीकल्चर? वाटर मिलेगा तब जाकर ना एग्रीकल्चर होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू फॉरेस्ट डिप्लीशन. तो माइनिंग, ठीक है, मतलब माइन खोदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, टिम्बर मतलब वुड के लिए बहुत डिमांड है. ठीक है, इसके वजह से ना फॉरेस्ट डिप्लीशन होता है. मतलब अगर कहाँ अगर एक जंगल के नीचे देखा जा रहा है, मिट्टी के नीचे समझो आयरन है, तो उसे निकालना है तो उस रीजन के सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा, तभी जाके तुम माइनिंग के लिए गड्ढा खोद सकते हो. कंस्ट्रक्शन, एक रोड बनाना है तो बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा. वुड, तुम्हें वुड लेना है, क्योंकि बहुत जो वुड जो आता है ना वो तो हमें टिम्बर तो मिलता है फॉरेस्ट से ही, फॉरेस्ट ट्रीज से. तो वुड के लिए तुम पेड़ काट रहे हो. तो ये जो तुम इतना सारा पेड़ काट रहे हो कंस्ट्रक्शन के लिए, माइनिंग के लिए, टिम्बर के लिए, इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो घटता जा रहा है. इसके वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक प्रॉब्लम है अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज़, वही इंडिजीनियस लाइवलीहुड्स अफेक्टेड. इंडिजीनियस मतलब ये लोग जो एकदम आदि काल से वहीं पे रह रहे हैं. ठीक है, आदि काल से जंगल में वही जो लोग रह रहे हैं वही लोग इंडिजीनियस कहलाते हैं. ठीक है, और भी कुछ एंशिएंट स्पीशीज़ होते हैं जिनको इंडिजीनियस बोलते हैं, मगर मोस्टली तुम इस रिगार्ड में समझ सकते हो जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल लोग होते हैं ना उनको इंडिजीनियस बोला जाता है. अब वो जो लोग हैं उनका टोटल लाइफ ही ना फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग चलता है. मतलब समझो फॉरेस्ट से क्या क्या रिसोर्स मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उनका खाना पीना होता है, फॉरेस्ट में ही वो रहते हैं. ट्रीज़ आर देयर मेन वे टू लिव. ठीक है, मतलब समझो आज अगर तुम्हारे लोकेलिटी में पूरा जो रास्ता है ना, रास्ता पूरा मतलब रास्ता पूरा ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, रास्ता है ही नहीं, तो तुम्हें कैसे लगेगा? तो वैसे ही उनका है कि जब पेड़ काट दिया जाता है ना तो उनका पूरा लाइवलीहुड जो होता है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पेड़ से ही उनका सारा रिसोर्स उनको मिलता है. तो पेड़ काटने से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है. अच्छा, नेक्स्ट वी कम टू पॉजिटिव एग्जांपल्स. कुछ पॉजिटिव काम भी करते हैं हम लोग सस्टेनेबल यूज़ के अंदर. एक तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब रेन वाटर को हम स्टोर करके फिर से इस्तेमाल करते हैं. सोलर पावर्ड विलेजेस, ठीक है, सोलर पावर्ड विलेजेस बनाते हैं हम, ताकि डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम सोलर पावर इस्तेमाल करते हैं. तो सन के एनर्जी को इस्तेमाल करके, सन रेज़ को इस्तेमाल करके हम एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. ठीक है. अच्छा, एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट. कम्युनिटी फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिनको कम्युनिटी फॉरेस्ट बोला जाता है ना, वो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है. मतलब ये बोला जाता है कि ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे और डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो कम्युनिटी है वहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना वही उस फॉरेस्ट को देख के संभाल के रखते हैं. उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि फॉरेस्ट को देख के संभाल के रखने का. ठीक है, और
वो जो देख के संभाल के रखते हैं उसके पार्ट में ये भी होता है कि वहाँ पे कोई भी डिफॉरेस्टेशन या ऐसा एक्टिविटी नहीं होगा जिससे फॉरेस्ट को हानि पहुँचाए। और कम्युनिटी फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहीं के कम्युनिटी के लोग ही उस फॉरेस्ट को देख के रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी। ठीक है, ओके। नाउ फाइनली वी कम टू समरी। तो हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने देखा कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इकोनॉमी सिर्फ इनकम नहीं, इनकम को छोड़ करके और भी हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ लॉन्जिविटी, ये सब चीज़ें भी है जो हमें देखना पड़ता है व्हेन कंसिडरिंग डेवलपमेंट। फिर हमने देखा पर कैपिटा इनकम इज़ लिमिटेड, उसके बाद भी हमें एजुकेशन, हेल्थ ये सब देखना है केरला, हरियाणा, बिहार के एग्जाम्पल से। उसके बाद हमने देखा कि HDI देख के हमें बहुत ही एक बेटर पिक्चर मिलता है कि कौन सा कंट्री या स्टेट कितना डेवलप है, कितना डेवलप नहीं है। HDI से हमें वो पता चलता है। फाइनली हमें ये देखने को मिले सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी कैसे फॉलो करना है, सस्टेनेबिलिटी करने से क्या एडवांटेज है, नहीं करने से क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे हिस्ट्री में, हिस्ट्री में ही हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, आफ्टर दिस। तो आज के लिए ये चैप्टर ख़त्म और आज के लिए क्लास भी ख़त्म। सो थैंक यू, वी विल मीट सून।